स्टूडेंट्स, दूसरे ऑडियो में हमको मिला कि जीजी और लेखक के बीच इस बात को लेकर तर्क होते हैं कि ऐसे अनावृष्टि के समय भी पानी डालना ज़रूरी है कि नहीं। और जीजी इस तरह से तर्क देते हैं, दान के बारे में, त्याग के बारे में इस तरह से बातें समझाते हैं कि लेखक का जो तर्कशील मन है वो धीरे धीरे जैसे ख़त्म हो जाते हैं। वो जीजी की बातों को धीरे धीरे जैसे यकीन करने लग जाते हैं। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उसे बुबाई कहते हैं। जीजी लेखक को अच्छी तरह से बात समझाने के लिए फिर कहती है कि मैंने तो नहीं पढ़ा है, तुम तो पढ़ लिख रहे हो, लेकिन मैंने मदरसे का मतलब स्कूल का मतलब चौखट भी नहीं देखा है। लेकिन हाँ, एक बात देखकर मैं यकीन से बोल सकती हूँ, मैं इस बात को तुम्हें समझा सकती हूँ कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उगाना है तो पहले किसान क्या करते हैं, 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन पर क्यारियां बनाकर फेंक देता है। खेती का सीजन है, खेत करते हुए आप लोगों ने देखा होगा, अभी असम में भी खेती का ही सीजन है। तो जब भूई जो धान उगाने के लिए क्या करते हैं, पहले जो पिछले वर्ष के जो धान होते हैं काट कर घर लाते हैं, उनमें से अच्छा सा धान क्या करते हैं, लेकर वो रख देते हैं। और फिर अभी जो खेती करते हैं पहले उसे क्यारियां बनाकर उनमें उसे रख देते हैं। किसान क्या करते हैं, ज़मीन पर क्यारियां बनाकर फेंक देता है, फिर उससे वो पौधा निकलते हैं और उसको लेकर फिर से पूरे ज़मीन पर अपनी खेती पर उसे बिछा देते हैं, उसको उसकी बुबाई करते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वो भी बुबाई है। और जीजी के अनुसार जिस तरह से ज़्यादा गेहूँ प्राप्त करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, 3-4 मन गेहूँ क्यारियां बनाकर उसे ज़मीन पर बुबाई करनी पड़ती है, फिर वो बड़े होकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करके देते हैं। ठीक उसी तरह से इस तरह के सूखे दिनों में, अनावृष्टि के दिनों में क्या करना चाहिए, हो सके तो जितना पानी हो उसे ज़मीन पर फेंक देना चाहिए, मतलब उसके पानी की बुबाई करनी चाहिए, कम पानी ही सही उसे फेंक देना चाहिए। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। और इस तरह से पानी को अगर हम लोग ज़मीन पर फेंकेंगे तो हर जगह से वो यह पानी क्या होंगे, वो बोएंगे, शहर कस्बा गांव हर तरफ से पानी वाले बादल की फसल आ जाएगी। मतलब पानी बहेंगे, पानी बहते बहते नदी तालाब में जाकर मिलेंगे और पानी मतलब बाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाएंगे। मतलब छोटी छोटी बीजों को बुबाई करने से जो फसल उगते हैं, ठीक उसी तरह से पानी की बुबाई करने से, पानी को ज़मीन पर फेंकने से हर जगह पर वो पानी इकट्ठा होकर क्या कर सकते हैं, पानी की बुबाई कर सकते हैं, मतलब पानी वाले बादल उत्पन्न कर सकते हैं। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। पहले हम लोग पानी देते हैं, बीज बोते हैं, फिर हम लोग वापस पानी उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मांग लेते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। और ऋषि मुनि भी यही कह कर गए कि पहले तुम दो, तुम्हें आवश्यकता है, फिर भी तुम दो, तुम त्याग करो, उसकी बुबाई करो,
फिर तुम्हें भगवान क्या करेंगे, उसका 2 गुना 8 गुना करके तुमको लौटाएंगे। और आदमी का आचरण भी यही होना चाहिए, मतलब आदमी के मन में हमेशा त्याग की भावना रहना चाहिए, जिससे सबका आचरण बनता है। अगर आपके मन में त्याग की भावना होंगे तो आपको देखकर ही बाकी के लोगों में भी इस तरह की भावना पैदा हो सकते हैं। और जहाँ त्याग की भावना होती है वहाँ जो 6 रिपु होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, ये शरीर पर, मन पर हावी नहीं होते हैं। ये हमारे विवेक को स्पष्ट नहीं कर सकते, हमारे विवेक को हरा नहीं सकते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, मतलब यथा राजा जैसे होंगे, राजा की पहचान जो है वो भी प्रजा भी होगी। ये सिर्फ कहने की बात है। असल में प्रजा कैसी है, प्रजा के हिसाब से ही राजा की जो परिचय है उसका हिसाब लगाया, अनुमान लगाया जा सकता है। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। और जीजी कहते हैं कि गांधी महाराज महात्मा गांधी जी के बारे में बोला था, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी राम राज्य की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। मतलब हर किसी के मन में अगर इस तरह से त्याग की भावना, दान की भावना होंगे तो ही क्या हो सकते, समाज में शांति प्रतिष्ठा हो सकते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। और गांधी जी की मतलब ये उस समय की बात है जहाँ गांधी जी थे, मतलब आज से तकरीबन 70-80 साल पहले की बात होगी। तो जब गांधी महाराज, उससे भी पहले भी हो सकते हैं, जब महात्मा गांधी जी आंदोलन कर रहे थे देश के उद्धार करने के लिए, तो उसके राष्ट्रीय आंदोलन में जीजी का एक लड़का भी शामिल हुआ था। और आंदोलन करते समय क्या हुआ था, पुलिस की लाठी की मार खा चुका था। मतलब वो लोग महात्मा गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, गांधीवाद को अपना आदर्श मानते थे। और तब से जीजी भी गांधी जी की बात, गांधी महाराज जी की बात अक्सर करने लगती थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। और लेखक का कहना है कि अभी जो भी बातें हो चुकी है, ये जीजी और उनकी बातें लगभग 50 साल पहले ही की जाने वाली बातें थी, लेकिन फिर भी क्या है, उनके मन पर ज्यों का त्यों वो मतलब रह चुके हैं, उनके मन में ये बात दर्ज हो गई है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या है, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। और ये जो जीजी की जो बात है, त्याग की भावना की जो बात है, ये हमेशा उनके मन को कचोट जाती है, क्योंकि देश में ऐसे बहुत सारी समस्याएं, ऐसे बहुत सारे प्रसंग निकल जाते हैं जहाँ जीजी की बातें आकर उनके सामने आ ही जाती है। आजकल क्या हो गए हैं, मांगे हर क्षेत्र में है, हर जगह मांगे ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, सबको चाहिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, लेकिन त्याग का कहीं भी नामो निशान नहीं है। पहले जो सोच था लोगों के मन में, अभी वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। पहले लाभ से ज़्यादा पुण्य पर ध्यान दिया जाता था, त्याग पर ध्यान दिया जाता था। आजकल त्याग से ज़्यादा लाभ पर ही ध्यान दिया जाता है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सत्य यही है कि अपना जो स्वार्थ है वही सबसे बड़ा लक्ष्य है। हम छटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। छटखारे लेकर मतलब, और बहुत मज़ा से कभी भी आलोचना करने के लिए मौका मिल जाए तो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, भ्रष्टाचार की बातें करते रहते हैं। लेकिन कभी भी हम इस बात को, अपने आप को कभी नहीं पूछते हैं,
अपने आप को पहचानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं कि कहीं हम भी उसी भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं है। हम दूसरों की भ्रष्टाचार के बातें तो करते हैं, लेकिन खुद क्या इतने ईमानदार है? क्या कभी हमने भी कभी कुछ भ्रष्टाचार नहीं की है जानबूझकर, कभी गलती नहीं की है? ऐसा हम लोग अपने आप को कभी भी जांच पड़ताल करके नहीं देखते हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? असल में क्या है, काले मेघा अभी भी मतलब क्या होते हैं, दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसते हैं। मतलब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। देश में करोड़ों अरबों की राशि तथा योजनाएं क्या होते हैं, बनाया जाता है गरीब लोगों की उन्नति के लिए, उनको हक दिलाने के लिए, उनको सुविधा प्राप्त करवाने के लिए। लेकिन क्या होता है, सच में क्या उन लोगों तक ये राशि, ये योजनाएं, पैसे पहुंचते हैं? कभी नहीं। ये सब कुछ क्या हो जाते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, भ्रष्टाचार की गोद में आकर लिपट जाती है। असल में क्या है, देश में प्रतिवर्ष करोड़ों अरबों की योजनाएं सामान्य जनता तक, सामान्य जनता के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये सब कुछ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये योजनाएं जनता तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है। भ्रष्टाचारी सारे पैसे पहले ही हजम कर देते हैं और सामान्य जनता ऐसे ही रह जाती है। ये आजकल मतलब क्या है, सबसे बड़ा सत्य यही है। पैसे ऊपर से आते हैं, लेकिन जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और सब कुछ सूखा ही सूखा रह जाते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। अभी भी बारिश होते हैं अनाज उत्पन्न करने के लिए, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन धरती तक आकर नहीं गिरती है। गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते, जिनके लिए पानी बरसना चाहिए था उनके लिए पानी नहीं बरसते हैं, बीच में ही क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? और लेखक यह सवाल उठा रहे हैं कि देश में ये जो स्थिति चल रही है, यह स्थिति कब बदलेगी, कब इससे छुटकारा प्राप्त हो सकते हैं। तो अंधविश्वास के नाते ही जो मनुष्य के मन में त्याग की भावना बसी हुई थी, क्या ये अच्छा है, अच्छा था या बुरा था? अंधविश्वास ये सही, अगर डर के मारे ही लोग कुछ गलत करने से रुक जाते, लोग त्याग की भावना को अपना लेते, तो क्या होता है, कम से कम ये जो मानवीय प्रमूल्य है वो हमेशा बरकरार रह सकते थे। लेकिन अभी लोगों के मन से अंधविश्वास कहकर ही कुसंस्कार, परंपरा, जो भी कुछ बोलो, या आधुनिक मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में आकर लोगों की जो सोच है वो बदल रहे हैं, और इससे ये जो विश्वास है, जो मान्यता है, जो परंपरा है, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे खो रहे हैं। उससे क्या हो रहे हैं, उससे हमारे समाज जीवन में, हमारी मानसिकता पर, हमारी शारीरिकता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव, बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहे हैं। और शायद इसीलिए क्या होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो जिसको शोषण किया जाता है, वो हमेशा उसी दायरे पर रुक जाते हैं, और शोषित वर्ग, ठीक है, शोषक और शोषित दो वर्ग होते हैं, तो एक क्या होते हैं, अमीर से अमीर बन जाते हैं और एक गरीब से गरीब बन जाते हैं। सब लोग उन लोगों के लिए गरीब वर्ग के लिए जो सुविधाएं देते हैं सरकार, या कोई भी संसाधन हो, या कोई भी सरकार, ये जब सुविधाएं उनके लिए, तो उनके नाम तो उनके लिए होते हैं, लेकिन असल में उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और लेखक इसी बात को लेकर अपनी चिंता प्रकट करते हैं।
ठीक है, तो आइए अभी जो प्रश्न है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? लोगों ने उत्तर होगा, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम इस आधार पर दिया था क्योंकि वे लड़के अपने नग्न स्वरूप शरीर के साथ गलियों में उछल कूद शोर शराबे करते थे। उनके कारण होने वाले कीचड़ कांडों से बाकी लोग चिढ़ते थे और वे अपने आप को इंद्र सेना इसीलिए कहते थे क्योंकि अनावृष्टि के कारण गांव में लड़के की टोली प्रत्येक घर में जाकर पानी मांगते थे ताकि उन पर डाले गए पानी से इंद्र देवता को अर्घ चढ़ाया जा सके, क्योंकि तभी इंद्र देवता खुश होकर गांव वालों को बारिश के रूप में पानी बरसाएंगे। इसीलिए यह लड़कों की टोली अपने आप को इंद्र सेना कहते थे। असल में ये हर जगह हर राज्य में इस तरह के अपने अपने परंपरा में इस तरह के विश्वास होते हैं। जैसे वहाँ मेंढक मंडली निकलते थे और हम लोगों के असम में क्या करते हैं, जब बारिश नहीं होती थी तो मेंढकों की शादी करवा दी जाती थी, भेकुली बिया। ठीक है, अभी तो धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं ये प्रथा, लेकिन कभी कभी सुनाई जरूर देते हैं। जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है तो इस तरह से शादी करवा दी जाती है और माना जाता है कि ऐसा करने से बारिश होते हैं। जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी का कहना था कि इंद्र सेना पर पानी को फेंका जाना पानी की बर्बादी नहीं बल्कि उसका आहुति चढ़ाना है, जिससे इंद्र देवता खुश हो जाएंगे और बदले में बारिश करवाएंगे और जो अनावृष्टि की समस्या है वो भी दूर हो जाएंगे। वे कहते थे कि मनुष्य जो पाना चाहता है उसे पहले देना पड़ता है, तभी तो उसे बदले में ज़्यादा मिलेगा। इसी कारण ही दान को सबसे बड़ा माना जाता है। जिस चीज़ की कमी उभय पक्ष में हो और कम होते हुए भी जब उसे दूसरों की भलाई के लिए दान दिया जाता हो तभी उसे त्याग कहा जाता है, जो फल देता है बाद में, जिससे फायदा बाद में होते हैं। पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों जा रही है? असल में गुड़धानी का अर्थ है गेहूं और चने से भूनकर बनाया गया एक प्रकार का लड्डू। जब वर्षा होगी तभी तो खेत में गेहूं चने आदि उत्पन्न होंगे और मनुष्य को भोजन की आवश्यकता जो होती है वो भी मतलब उसे प्राप्त हो जाएंगे। सही तरीके से बारिश होने से ही फसल लहराएंगे और मनुष्य को जीने की सुविधा भी मिल जाएगी। इसीलिए पानी के साथ साथ गुड़धानी का भी मांगे हो रही है, क्योंकि यह एक प्रसन्नता एवं शक्ति का प्रतीक है। गगरे फूटे बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? ऐसा क्यों कहा गया है कि गगरी फूटे बैल प्यासा, और इस तरह से बातें क्यों की गई है? असल में गगरी फूटे बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है क्योंकि अनावृष्टि के कारण चारों तरफ सूखा पड़ जाता है। कुएं तालाब पानी से सूख जाते हैं, कहीं पानी का नामो निशान नहीं रहता, पीने का पानी बिल्कुल नहीं रहता, जिससे पशु पक्षी प्यास के कारण व्याकुल होकर मरने लगते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब गगरी फूटी मतलब ज़मीन फट गई है, अगर ज़मीन ही फट जाएंगे, अगर बैल ही प्यासा रह जाएंगे तो वो बैल किस तरह से हल चलवाएंगे? तो हल चलाते बैलों के द्वारा ही हल चलाते हैं ज़मीन पर। अगर बैल ही प्यासा रह जाएंगे, अगर ज़मीन ही सूखा रह जाएंगे तो अनाज किस तरह से उत्पन्न हो जाएंगे? इसीलिए खेल गीत में ये बातें मुखरित हुई है।
इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? गंगा मैया के जय क्यों बोलते हैं? क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है, पावन नदी है, जिसमें लोग स्नान करके अपने आप को धन्य समझते हैं। और ऐसा मानता है कि गंगा नदी, ये तो पुराने मिथक भी है कि गंगा नदी के स्पर्श मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। और लेखक कहाँ के थे? यूपी, उत्तर प्रदेश, जो जिसके पास ही क्या है, गंगा नदी बहते हैं। और गंगा नदियों को माँ की तरह भी पूजा जाता है, इसीलिए इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय ही बोलती है। और नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि भारतीय समाज में नदी को क्या करते हैं, माँ की तरह पूजा किया जाता है। समाज में उन्हें पवित्र माना जाता है। उनके जल को पवित्र मानकर लोग अपने घरों में जल लाकर रखते हैं और प्रभु के चरणों में भी उसका ही अर्घ चढ़ाते हैं। और नदी के किनारे ही क्या है, एक समाज बसते हैं, गांव बसते हैं, एक सभ्यता गठन ले लेती है। इसीलिए नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बट जाना, विश्वासों के जंगल में क्या है, सत्य की राह खोजते हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। मतलब आवेग जो होते हैं, जो इमोशन जो होते हैं, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होते हैं, सत्य से लोग दूर हो जाते हैं। शायद से जीजी और लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पूछा है। असल में लेखक अपनी जीजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, प्रेम करता था। वह उन पर श्रद्धा और विश्वास भी बहुत ज़्यादा ही करते थे। इसीलिए उनका मान रखने के लिए लेखक उनकी बातें मानकर ही चलते थे। लेकिन इंद्रसेना पर पानी डालना लेखक के लिए समय तथा पानी की बर्बादी महसूस होते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था और जीजी को भी मना कर रहे थे। लेकिन जीजी ने उसे ऐसा तर्क दिया कि वह चुप रह गए। यही नहीं, उन्होंने मन में हार भी मान ली थी। वह ऐसे कार्य तथा बातों को मानने के लिए विवश हो जाता था जिसको वह नहीं मानना चाहता था, जिसको वह अंधविश्वास करके दूर भगाना चाहता था। अतः लेखक की इस दुविधा को दिखाने के लिए ही लेखक ने यह उक्ति कही है। ठीक है, तो आप लोग जो इसका पाठ है 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़िए। और मैंने पूरे जो जितने 6 क्वेश्चन हैं उसको भी आलोचना कर दी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग एक नए पाठ को लेकर आएंगे। धन्यवाद।